चाइना जो है हमारा एनिमी है। वो रशिया हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड हमेशा रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर किस वजह से हुआ था सभी को पता ही होगा। डिक्टेटोरियल सिस्टम में एक पर्सन का बहुत ज्यादा पावर होता है। हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम शुरू होती है हमारे बॉर्डर्स के साथ। तो हु कैन बिकम द नेक्स्ट पीएम ऑफ दिस कंट्री? तो एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो हिंदूज को यूनाइटेड रखे। ओनली रिलीजन इज नॉट द सोल्यूशन। आपको एक्शन टेकर भी चाहिए, आपको डिसाइसिव लीडर चाहिए। बिकॉज इफ यू लुक एट नरेंद्र मोदी जी, सो ही इज लाइक अ ब्रांड। इंडो पाक वॉर दोबारा होगा। देखिए, पाकिस्तान अभी बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन में। आप प्यार से मोहब्बत से बोलोगे कश्मीर मिल जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इंडिया चाइना दोनों प्रोग्रेसिव है। जहां पे टेररिज्म आ गया वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी थप पड़ जाती है। वहां पे नैरेटिव शेपिंग पावर भी गवर्नमेंट को डेवलप करना पड़ेगा। ये लड़ाई है डेवलपमेंट और विकास वर्सेस टेररिज्म की लड़ाई। सो पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर कल को वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो ये तो हमें समझ आ रहा है कि भैया यूएस अगेंस्ट में खड़ा होगा रशिया और चाइना के। चाइना और रशिया दोस्त बन जाएंगे एंड देन दे बिकम इक्वली पावरफुल देन द यूएस, एटलीस्ट इवन मोर पावरफुल। सो अब 2-3 चीज़ें आती हैं। इंडिया किसका साथ दे? अगर इंडिया यूएस का साथ देता तो ये बिल्कुल ही बॉर्डर लग रहे हैं और रशिया दोस्त है इंडिया का, बट चाइना जो है हमारा एनिमी है। तो इंडिया के लिए एक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि वो न्यूट्रल भी नहीं रह सकता। इफ द सिचुएशन बिकम्स लाइक अ वर्ल्ड वॉर 3, देन व्हाट डू यू थिंक? इंडिया विल चूज यूएस, रशिया, और दे विल वॉर अगेंस्ट चाइना, और व्हाट? सो मेरे हिसाब से तो इंडिया न्यूट्रल ही रहने की कोशिश करेगा जितना हो सके। ओके। और अभी की जो फॉरेन पॉलिसी है इसे इसीलिए एब्सोल्युटली ब्रिलियंट माना जाता है क्योंकि इंडिया ने जो मल्टी अलाइनमेंट दिखाया है, बट एट द सेम टाइम हैविंग नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, राइट, लाइक नेशन के इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए मल्टी अलाइनमेंट, कि हम सबके साथ अलाइंड है भाई। हम रशिया के साथ भी काम करेंगे, जहाँ पे उनको हेल्प चाहिए हम देंगे, हम उनको भी हेल्प करेंगे, और यूएस के साथ भी हम रिलेशंस बना के रखेंगे। किसी के साथ भी वो रिलेशन को तोड़ना नहीं चाहते, बट जब देश के ऊपर बात आती है तो वो वहाँ पे देश का स्टैंड लेने के लिए नहीं कतराते। तो फ्यूचर में भी आई थिंक यही होने वाला है, बिकॉज इंडिया के पास कोई रीज़न नहीं है किसी के तरफ झलकने का, बिकॉज इंडिया का जो धंधा क्रिएट हो रहा है और इंडिया की जो इकोनॉमिक इंजन चल रही है वो यूएस के वजह से भी चल रही है, चाइना के वजह से भी चल रही है। दूसरे तरफ इंडिया को जो मिलिट्री वेपन्स और जो वॉर टेक्नोलॉजी ये सब में जो बहुत साथ देता है, वो रशिया हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड हमेशा रहा है। इजराइल के साथ भी इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं व्हेन इट कम्स टू वेपन टेक्नोलॉजी, और इजराइल के और यूएस के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। सो जहाँ तक मेरा मानना है कि इंडिया पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी के साथ भी बायस ना हो और वो किसी के साथ भी जुड़े नहीं। ऐसा ही एक प्रेशर हमारे ऊपर डाला गया था रशिया यूक्रेन वॉर में भी, साइड्स चूज करने के लिए, क्योंकि वो नेटो का मामला था। रशिया यूक्रेन वॉर किस वजह से हुआ था सभी को पता ही होगा कि वो लोग चाहते थे कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बनना चाहता था और रशिया नहीं चाहता था और उसने अटैक कर दिया। एग्जैक्टली इतना सिंपल सा रीजन था, बट ये सिंपल इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था कि ये अभी तक खत्म ही नहीं होगा। इट वाज सपोज्ड टू बी 3 months वॉर, अभी ये 3-4 साल चलते जा रहा है। सो और ये क्यों चल रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बिकॉज लाइक वॉर चलता है तो चक्की में आटे भी पीसते हैं और घरों में रोटियां जाती है बहुत सारे। सो एक वॉर एक इंडस्ट्री बन चुका है, दैट इज अ सैड रियलिटी, राइट। सो इस वजह से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, और इंडिया के टाइम पे भी ऐसी ही, मतलब इस वजह से इंडिया के टाइम पे ऐसी सिचुएशन आई थी कि बहुत नेटो कंट्रीज़ की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा था कि रशिया के साथ डीलिंग बंद करो, उसकी ऑयल मत लो। हालांकि ये सारे के सारे नेटो कंट्रीज़ ना खुद भी रशियन ऑयल ले रहे थे। अच्छा, खुद, मतलब ये दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं, इंडिया को ज्ञान लेंगे तो उनके यहाँ वो ठंड में लोग मर जाएंगे। अरे ठंड क्या, वहां पे फ्यूल के प्राइसेस क्या बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इन्फ्लेशन क्या आ रहा है वहां पे। सो क्योंकि बहुत सारे फूड ग्रेन्स भी लेते हैं वो लोग रशिया से, तो खुद ले रहे हैं बैक चैनल्स, प्रॉक्सी चैनल्स के थ्रू। क्या जो थोड़े कौन सी कंट्रीज है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, वैसे कुछ उस एरियाज में कुछ कंपनीज है, उनके प्रॉक्सी चैनल्स के थ्रू वो ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं हम रशिया से नहीं ले रहे, ये बीच के में हम दलाल से ले रहे हैं। हाँ, और इंडिया को बोल रहे हैं कि नहीं आप मत लो। इंडिया ने बोला भाई हमें लेना है भाई, हमें ज़रूरत है, नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया को दिखा कि हमें यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा
और रशिया ने और सस्ता कर दिया हमारे लिए। रशिया ने और सस्ता कर लिया, एग्जैक्टली। तो मतलब इंडिया वैसे स्टेप्स ले रहा है और लेगा आगे भी। मतलब ये जो गवर्नमेंट है अभी, करंट गवर्नमेंट, दे आर लाइक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। अभी जैसे शेख हसीना का भी यही हुआ था बांग्लादेश में, आइलैंड भेज दो, आइलैंड हमें दे दो, हम आपको पीएम बना देंगे, यूएस ने बोला। लेकिन नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। मतलब एक बंदा सोचो ना, एक बंदा जो जिसका एक ईगो है, उसको कोई झुका नहीं सकता, राइट। और एक बंदा जो नेशनलिस्ट विचारधारा रखता है, तो उसके लिए ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि एक ही बंदा पूरे देश को चला रहा है। वो बंदा उसके अराउंड अपनी एक लीडरशिप टीम क्रिएट करता है। तो वो ऐसा नहीं बोल सकता कि वो अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। सारे के सारे पूरी जो लीडरशिप टीम होगी वो भी नेशनलिस्ट होगी। तो वो सारे के सारे यही डिसीजन लेंगे कि नहीं, इसमें देश का फायदा नहीं है, तो हमें इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, इसमें देश का फायदा, हमें ये डिसीजन लेना चाहिए। सो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि करंट गवर्नमेंट में सिर्फ प्रधानमंत्री ही ऐसे हैं जो नेशनलिस्ट है, बल्कि पूरी टीम ही नेशनलिस्ट, राइट। और इस वजह से उनका नेशनलिज्म के फेवर में डिसीजन नहीं लेना बहुत अनलाइकली हो जाता है। ये एक और एक डिफरेंस है बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटोरियल सिस्टम। डिक्टेटोरियल सिस्टम में एक पर्सन का बहुत ज़्यादा पावर होता है। यहाँ पे तो हमारे पास फुल कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो सब डिसाइड करेंगे मिलके, प्रोज एंड कॉन्स को वे करेंगे, 10 कदम आगे की सोचेंगे कि इसके रिजल्ट्स, उसके बाद के रिजल्ट्स, कॉज इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। सो अब हमने ट्रम्प की बात करी, हमने बात करी कि यहाँ पे जो ये वॉर्स हैं, इसे कहीं ना कहीं यूएस पीछे से हेल्प करता है। नाउ कमिंग बैक टू इंडिया, सो इंडिया के पास ना कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम शुरू होती है हमारे बॉर्डर्स के साथ। सो हमारे बॉर्डर्स में चाइना आ जाता है, बांग्लादेश इज़ ऑल्सो देयर। अभी बांग्लादेश में जब से मतलब शेख हसीना जी वापस यहीं पे दिल्ली में रह रही हैं, आई गेस अभी तक ऐसा बोला जा रहा है। मतलब किसी को पता नहीं कहाँ रह रही है, बट उसके बाद कोई अपडेट नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है, न्यूज़ चैनल्स एटलीस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि शी इज समवेयर इन इंडिया। सो अब बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, एंड फिर अभी हमारा बीच में कभी आता है कि पीएम साहब का भी, जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं, इनका भी ये लास्ट टेन्योर होगा एज अ पीएम ऑफ दिस कंट्री। इसके बाद अब यहाँ पे सवाल आता है कि कौन पीएम बनेगा। तो पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं कि कौन पीएम बनेगा, फिर मैं वो बॉर्डर्स और हमारे बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करता हूँ। तो हु कैन बिकम द नेक्स्ट पीएम ऑफ दिस कंट्री? मैं इस पे कोई भी कमेंट नहीं हु कैन मेनी पीपल कैन यार। टैलेंट इंडिया में मोदी जी से पहले भी था, आगे भी होने वाला है। जी। सो कैपेबिलिटी तो बहुत है। इसमें ऐसे ले लेते हैं कि इफ बीजेपी गवर्नमेंट सस्टेन्स तो कौन बनेगा पीएम, ये बात कर लेते हैं। नहीं आएगी तो कोई और बनेगा, वो एक अलग बात है। देखो, टॉकिंग फ्रॉम द व्यू ऑफ लेट्स से बीजेपी के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, बीजेपी का कोर स्ट्रेंथ अब तक क्या रहा है? अब तक ये रहा है कि आइडियोलॉजिकली उन्होंने हिंदूज को यूनाइट किया, राइट। तो एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो हिंदूज को यूनाइटेड रखे, राइट। दूसरा बात करें कि कोई लीडर जो एक्शन टेकर हो, मतलब जिसने काम करके दिखाया। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ आप यूनाइट करोगे, आप रिलीजन का सिर्फ पॉलिटिक्स खेलोगे, तो देश आगे बढ़ने नहीं वाला। जी, बिल्कुल। बहुत सारे देश है जो रिलीजन की वजह से ही बर्बाद हुए, राइट। टू मच रिलीजन की वजह से ही बर्बाद हुए। एन नंबर ऑफ रिलीजन्स है, और ये क्रिश्चियन रिलीजन्स भी है, और इस्लाम में भी ऐसे कंट्रीज है, सॉरी। सो ओनली रिलीजन इज नॉट द सोल्यूशन। आपको एक्शन टेकर भी चाहिए, आपको डिसाइसिव लीडर चाहिए। इसके साथ आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो पब्लिक पर्सोना में भी बहुत फेमस है। बिकॉज इफ यू लुक एट नरेंद्र मोदी जी, सो ही इज लाइक अ ब्रांड, right? Like he's like a big brand, no on question itself. about it. Or he's like that visionary PM. He has been presented like that, like by the entire the team, right? And no doubt he also has those attributes. So मेरे हिसाब से अगर बीजेपी जीतती है तो उसमें डेफिनेटली मुझे लगता है कि अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकते हैं 2 जन। एक तो मुझे सीएम योगी आदित्यनाथ लगते हैं, क्योंकि उनके पास ये एडवांटेज है। ऑल्सो आई फील नितिन गडकरी जी कुड ऑल्सो बी अ वेरी गुड कैंडिडेट, राइट, बिकॉज उन्होंने काम करके दिखाया। हालांकि उनका और उनके पास आरएसएस का भी बैकिंग है, राइट, सो ही कैन ऑल्सो बी अ गुड कैंडिडेट। बट व्हाई नॉट अमित शाह? आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर अमित शाह जी
जो है उनका मतलब पता नहीं कि लाइक उनका एक ऐसा इमेज है हल्का सा, लाइक दिस कुड बी माय पर्सनल ओपिनियन, कि ही इज़ अ वेरी गुड टैक्टिशियन बट व्हेन इट कम्स टू पीएम फेस, लाइक वो इतना अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, वो डिसाइसिव लीडरशिप, वो जो एक पर्सोना होता है ना, एक मतलब एक फैन कल्ट फॉलोइंग वाला जो पर्सोना, वो ट्रस्ट कि एक लीडर पे एक ट्रस्ट है, वो आई थिंक अब तक कहीं ना कहीं मासेस में मुझे लगता है कि डेवलप नहीं हुआ है. बिकॉज अगर आप देखोगे कि दैट लाइक पीपल वुड फाइंड इट वेरी हार्ड टू विजुअलाइज श्री अमित शाह जी एज अ पीएम, राइट. बट वहीं पे जो हमारे मासी लीडर्स होते हैं जैसे सीएम योगी, राइट, तो वो दे आर मासी लीडर्स, लाइक दे आर लीडर्स ऑफ द मैसेज. तो उन्होंने ऑलरेडी वो काम किया है, राइट. तो और प्लस बीजेपी को अपना जो विनिंग जो आइडियोलॉजिकल जो सपोर्ट उन्हें जो मिला हिंदुइज्म को लेकर कि उन्होंने यूनाइट किया, डिसइंटीग्रेटेड रिलीजन को इंटीग्रेट किया, तो वो काम भी योगी आदित्यनाथ इज द फ्लैग बेरर ऑफ दैट, राइट. सो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, और ये बहुत ही लाइक मतलब ये वी आर टॉकिंग वेरी स्पेक्युलेटिव, हाँ 100%, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में यार प्रेडिक्शन एग्जैक्टली एंड could be right, could be wrong. सबसे बड़ी बात तो nobody knows that if this government sustains or not. Yes, the situation is so dynamic यार. कहीं पे कुछ वॉर हो गया, कहीं पे इकोनॉमी में ऊपर नीचे आ गया, कहीं पे बीजेपी टीम में ही कुछ अंदर कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हो गए लोगों के बीच में, अंदर ही कुछ क्लाउड्स हो गए, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए. सो इट्स अ वेरी डायनामिक सिस्टम, लाइक नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट फॉर श्योर.